नमस्कार। कभी सोचा है कि मौर्य साम्राज्य जैसे एक विशाल एम्पायर के गिरने के बाद दक्कन के पॉलिटिकल सीन का क्या हुआ होगा? उस खालीपन को भरने और दक्षिण भारत के इतिहास को एक बिल्कुल नई दिशा देने के लिए एक ताकत का उदय हुआ, सातवाहन। आज हम सातवाहनों को सिर्फ एक राजवंश की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि उन आर्किटेक्ट्स के रूप में समझेंगे जिन्होंने दक्षिण भारत के भविष्य की नींव रखी। तो इस पूरी चर्चा का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है। सातवाहनों ने सिर्फ एक पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं भरा, उन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल फाउंडेशन तैयार किया जिसने दक्षिण भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए एक नया आकार दिया। और ये समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खासकर आंसर राइटिंग में, यही एनालिटिकल अप्रोच आपको बाकियों से अलग बनाती है। ठीक है, तो चलिए इस शानदार साम्राज्य की कहानी में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले उस समय और उस जगह को समझते हैं जहां ये साम्राज्य पनप रहा था, और उन मेन रूलर्स को जानते हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी और इसे दूर दूर तक फैलाया। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि सातवाहन वंश का शासन कितना लंबा चला। लगभग 230 ईसा पूर्व में सिमुक ने इसकी स्थापना की, और ये वंश 400 साल से भी ज्यादा समय तक टिका रहा। इस दौरान शातकर्णी प्रथम जैसे शासकों ने अश्वमेध यज्ञ करके अपनी ताकत दिखाई, तो वहीं गौतमीपुत्र शातकर्णी ने साम्राज्य की खोई हुई इज्जत और शान को वापस हासिल किया। जरा इनके साम्राज्य के फैलाव को देखिए। उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक, या आज के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बड़े बड़े हिस्सों पर राज करते थे। इनकी राजधानियां थी प्रतिष्ठान, जिसे आज हम पैठन कहते हैं, और अमरावती। अब देखिए, इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इन शासकों को उनके खास योगदान से पहचान सकते हैं। सिमुक थे फाउंडर, शातकर्णी प्रथम ने साम्राज्य को एक्सपैंड किया, गौतमीपुत्र शातकर्णी को महान रिस्टोरर माना जाता है, और यज्ञश्री शातकर्णी ने समुद्री व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मतलब हर शासक ने इस विरासत में एक नया और जरूरी चैप्टर जोड़ा। तो इतना बड़ा एम्पायर आखिर चलता कैसे था? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उनके साम्राज्य के पहले पिलर को समझते हैं। वो शासन कैसे करते थे और उनका समाज कैसा था? सातवाहनों ने मौर्यों से प्रेरित होकर ही अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन उसमें अपने कुछ खास बदलाव भी किए। पूरे साम्राज्य को आहार यानी जिलों में बांटा गया था, जिन्हें अमात्य नाम के ऑफिसर संभालते थे, और सबसे छोटी यूनिट थी ग्राम, जिसकी देखभाल गोलमिक करते थे। ये एक तरह से गांव के मुखिया भी थे और मिलिट्री कमांडर भी। और यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है। सातवाहनों के समय में ही हमें भारत में फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद के शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उन्होंने अधिकारियों और ब्राह्मणों को जमीन और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देने की प्रथा शुरू की। ये एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल से दूर जाने की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव था। और ये स्लाइड ये उनके समाज की एक बहुत ही यूनिक, मतलब एक अनोखी बात बताती है। देखिए, सिंहासन तो पिता से बेटी को ही मिलता था, जो एक पितृसत्तात्मक सिस्टम है, लेकिन शासक अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र, जिसका मतलब है गौतमी का पुत्र। ये दिखाता है कि उस समाज में महिलाओं का दर्जा कितना ऊंचा था और उन्हें कितना सम्मान दिया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब हम सातवाहन विरासत के उन कल्चरल और इकोनॉमिक पिलर्स की तरफ बढ़ते हैं जो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। उनका धर्म, उनकी अद्भुत कला और उनका फलता फूलता बिजनेस। सातवाहन शासक खुद तो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। वो विष्णु और शिव की पूजा करते थे, लेकिन उनकी धार्मिक नीति कमाल की थी। बहुत सहिष्णु थे वो। उन्होंने बौद्ध धर्म को भी बहुत संरक्षण दिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को खूब दान दिया और जमीनें दी, जो उनकी धार्मिक सद्भाव की नीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे आपको बिल्कुल नोट कर लेना चाहिए। सातवाहन भारतीय इतिहास के पहले शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध संघों को टैक्स फ्री जमीन दान करने की प्रथा शुरू की। इस एक कदम का भारतीय राजनीति और समाज पर बहुत दूर तक असर पड़ा। कला और वास्तुकला में उनका योगदान तो बस अविश्वसनीय है। जरा सोचिए, उन्होंने दक्कन की कठोर चट्टानों को काटकर शानदार चैत्य और विहार बनवाए। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है कार्ले का भव्य चैत्य। अमरावती स्तूप, जो अपने सफेद संगमरमर के काम के लिए जाना जाता है, उनकी कला का एक मास्टरपीस है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अजंता की कुछ शुरुआती गुफाओं का निर्माण भी इसी दौर में शुरू हुआ था।
वो सिर्फ महान बिल्डर ही नहीं थे, बल्कि लिटरेचर के भी बड़े संरक्षक थे। उनकी ऑफिशियल भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी। एक सातवाहन राजा हाल ने तो खुद प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का एक कलेक्शन लिखा, जिसे गाथा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। ये उस दौर की साहित्यिक समृद्धि को दिखाता है। चलिए अब उनकी इकोनॉमी पर एक नजर डालते हैं। सातवाहनों की एक अनोखी पहचान उनके सिक्के थे। उन्होंने चांदी और तांबे के अलावा बड़ी संख्या में सीसे यानी लेड और पोटीन, जो कि एक मिक्स्ड मेटल है, के सिक्के जारी किए। प्रीलिम्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीसे के सिक्के जारी करने का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उनकी इकोनॉमी सिर्फ खेती पर ही नहीं, बल्कि एक मजबूत समुद्री व्यापार पर भी टिकी थी। उनके रोमन एम्पायर के साथ गहरे व्यापारिक रिश्ते थे। वो यहाँ से मसाले, मलमल और कीमती रत्न एक्सपोर्ट करते थे। यज्ञश्री शातकर्णी के सिक्कों पर जो जहाज के चित्र मिलते हैं, वो इस समुद्री व्यापार का एक साफ सबूत है। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं। आइए इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सातवाहनों की विरासत को समझते हैं। अगर सातवाहनों के ऐतिहासिक योगदान को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी: उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक बहुत जरूरी कल्चरल ब्रिज का काम किया। उन्होंने उत्तरी भारत के आइडियाज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स और कल्चरल एलिमेंट्स को दक्षिण तक पहुंचाया और एक मिक्स्ड कल्चर को डेवलप करने में मदद की। तो एग्जाम के लिए इन की पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। सीसे के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक, टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स की प्रथा शुरू की, अपनी मां के नाम का अनोखा इस्तेमाल, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का विकास और उत्तर दक्षिण भारत के बीच कल्चरल ब्रिज की भूमिका। ये पॉइंट्स आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, जिस पर सोचिएगा जरूर। लैंड ग्रांट्स की प्रथा शुरू करके क्या सातवाहनों ने अनजाने में बाद के भारतीय साम्राज्यों के पॉलिटिकल बिखराव के लिए एक मिसाल कायम कर दी थी? इस पर विचार कीजिएगा।